नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस मैगजीन के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की चर्चा करने वाले हैं वो मैगजीन है जनवरी 2025 की ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। और इस मैगजीन में प्रकाशित जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके आधारभूत समझ को विकसित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो आर्टिकल्स हम ले रहे हैं उसका जो शीर्षक है वो है जन्म पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है और इससे जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आपके अलग अलग एग्जामों में अलग अलग स्टेज पे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पीटी में, मेंस में या फिर इंटरव्यू के स्तर पे भी पूछे जा सकते हैं और व्यवहारिक स्तर पे भी बड़ा ही अप्लाइड टॉपिक है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। जन्म पूर्व लिंग निर्धारण का जो परीक्षण है, इससे जुड़े हुए अब तक की क्या बातें हुई हैं, इसके संदर्भ में ये फिर से एक बार चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में देश में जो शीर्ष चिकित्सा संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके जो अध्यक्ष हैं आरवी अशोकर, उन्होंने एक बार इस मुद्दे को छेड़ दिया है कि भ्रूण के जन्म पूर्व जो लिंग निर्धारण है उसको वैध बनाया जाना चाहिए। और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं जो कि इस आर्टिकल में प्रकाशित हुए हैं, उनमें से सबसे जो की फैक्ट्स हैं उनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे भारत में जन्म पूर्व लिंग निर्धारण की जो कानूनी स्थिति है वो क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस आर्टिकल में ये कहा गया कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व जो निदान तकनीक है, जिसे प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक बोलते हैं, PCPNDT, तो इसके अधिनियम को कहीं ना कहीं वर्ष 1994 में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और घटते अपने देश में जो लिंगानुपात है उस पर कंट्रोल करने के लिए खास तौर पे ये जो अधिनियम है ये पारित किया गया था, जिसके तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर पूरी तरह से बैन लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। और ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के बनाए जाने के पीछे आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गर्भधारण से पहले या बाद में जो लिंग चयन तकनीक है उसका उपयोग जो होता था उस उपयोग पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाना, और इसके साथ ही लिंग चयनात्मक जो गर्भपात है उसके लिए जो प्रसव पूर्व निदान तकनीकें हैं उनका जो मिसयूज था उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाने के लिए ये जो अधिनियम है ये पारित किया गया। और इस कानून को वर्ष 2003 में फिर से एक बार संशोधित किया गया और इसके दायरे को पहले की अपेक्षा और बढ़ा दिया गया ताकि गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन पर रोक लगाई जाए। क्योंकि पहले से जो अधिनियम था, अधिनियम के जो कुछ क्लाज थे, उन क्लाजों का कहीं ना कहीं फिर से मिसयूज होने लगा था। इसी कारण से उसके जो क्लॉज थे उनमें विस्तार दिया गया। थोड़ा सा इसके कुछ जो मुख्य प्रावधान है अधिनियम के, उन पर हम बात करते हैं। तो देखिए, जो अधिनियम है, अधिनियम में गर्भधारण से पहले या बाद में जो लिंग चयन है कि वो मेल है या फीमेल है, उस पर प्रतिबंध का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, ये जो अधिनियम है ये प्रसव पूर्व निदान जो तकनीकें हैं, जैसा कि अल्ट्रासाउंड जो मशीन है, इसके उपयोग को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही उन्हें केवल खास स्थितियों में ही इसके उपयोग की अनुमति देता है। कौन सी जो स्थितियां हैं, जैसे आनुवांशिक असमानताएं हैं, तब आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सोनोग्राफी करवा सकते हैं, या फिर चपाचपे संबंधित कोई विकार है, अगर ऐसी कोई समस्या है, या फिर गुणसूत्र संबंधित कोई असमानता है, कुछ जन्मजात अगर विकृति है, या फिर हीमोग्लोबिन संबंधित कोई समस्या है, या इसके अलावा लिंग से जुड़े हुए अगर कोई डिसऑर्डर है, तो ऐसी परिस्थितियों में ही सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराने की जो परमिशन है वो अधिनियम, ये एक्ट प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए, अधिनियम के तहत कोई भी प्रयोगशाला या फिर जो भी सेंटर है या जो क्लिनिकल भ्रूण के लिए लिंग का निर्धारण करने के उद्देश्य से अल्ट्रासोनोग्राफी है, इसके साथ कोई भी परीक्षण
नहीं करेगा, ये बात कही गई है। कोई भी पर्सन गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को शब्दों, संकेतों या किसी अन्य तरीके से भ्रूण की जो पहचान है कि वो मेल है या फीमेल है, वो उन्हें इंगित नहीं करेगा। यानी इसकी जानकारी उन्हें किसी भी, कह सकते हैं कि इस तरह के जो इंडिकेशन है, कोई शब्द जैसे मान लिया कि अगर मेल है तो एम बोल दिया, अगर कोई संकेत है तो इस तरह का महिला पुरुष के लिए जो संकेत होते हैं उससे आप कहीं ना कहीं उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। इस तरह का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। इस अधिनियम के तहत कुछ शामिल जो अपराध हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो अपंजीकृत जो इकाइयां हैं उनमें प्रसव पूर्व निदान तकनीक का संचालन या संचालन में सहायता करना, इसके अलावा लिंग परीक्षण या फिर अधिनियम में उल्लेखित जो उद्देश्य हैं उसके अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए ये कहा गया कि पीएनडीटी जो परीक्षण है वो नहीं किया जा सकता। यही नहीं, भ्रूण के लिंग का पता लगाने में सक्षम किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन या किसी अन्य जो उपकरण है उनकी जो बिक्री है, उसका जो वितरण है, उसकी जो आपूर्ति है, उसको रेंट पर दिए जाने संबंधित जो भी बातें हैं, ये सब अपराध के श्रेणी में शामिल किए गए हैं कहीं ना कहीं इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा देखिए, कोई भी व्यक्ति जो नोटिस, परिपत्र, लेबल, आवरण या किसी दस्तावेज के रूप में जो प्रसव पूर्व और गर्भाधान पूर्व जो लिंग निर्धारण है इसकी सुविधाओं के लिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देता है, विज्ञापन देता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्रिंट रूप में या अन्य मीडिया के किसी भी माध्यम से अगर वो विज्ञापन देता है, कोई होर्डिंग लगाता है, दीवार पर पेंटिंग, सिग्नल, प्रकाश ध्वनि या इसके माध्यम से कोई दृश्य चित्रण करता है तो उसे 3 वर्ष की कैद हो सकती है और इसके अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी इस अधिनियम में वर्णित है। तो इस तरह का जो भी अपराध है, अपराध के संदर्भ में कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके संदर्भ में कुछ खास अनुमति दी गई है और कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्हें अपराध श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और इनके लिए कौन सा जुर्माना या कैद यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में हमने देखा। अब देखिए, लिंग परीक्षण को वैध बनाए जाने संबंधित कुछ तर्क दिए गए हैं। खास तौर पे जैसा कि हमने बताया कि मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोकन, इनका ये कहना है कि लिंग निर्धारण जो परीक्षण है उस पर प्रतिबंध हटाने से क्या होगा कि अजन्मे जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। इस कारण से लिंग परीक्षण को वैध बनाया जाना चाहिए, इनका कहना है। इसके अलावा बालिकाओं की जो सुरक्षा है वो प्रदान की जा सकती है और देश के लिंगानुपात में सुधार करने में मदद मिल सकती है। तो सीधे जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए कि अपने देश में लिंग परीक्षण को वैध बनाए जाने के पीछे क्या तर्क दिए जा सकते हैं या आप क्या तर्क दे सकते हैं, उसको बताइए। तो देखिए, कहीं ना कहीं यही आर्गुमेंट हो सकते हैं और यही बात कही गई है डॉक्टर अशोकन के द्वारा। इसके अलावा देखिए, जो पीसीपीएनडीटी है इस अधिनियम यानी कि अल्ट्रासाउंड जो केंद्र है, जेनेटिक जो लैब है, क्लिनिकल जो क्लिनिक्स है, इनके लिए जो भी रिकॉर्ड बनाए रखना है वो अनिवार्य बनाता है। यही नहीं, आईएमए के जो अध्यक्ष हैं और डॉक्टरों को जो दंडित करने वाले जो कानून है उसकी भी आलोचना की है। इनके ये कहना था कि इस कानून ने प्रसूति जो भी विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और यहाँ तक कि जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उनके सामने भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी है। कैसे कि जैसे अगर कोई मान लिया कि हृदय रोग विशेषज्ञ है, वो इसके लिए कहीं ना कहीं अगर अल्ट्रासाउंड मशीन का इस्तेमाल करता है तो इससे संदर्भ में उसे हो सकता है कि कोई आपत्ति जता दे कि ये जो अमुक डॉक्टर है ये हृदय रोग के लिए नहीं बल्कि भ्रूण के परीक्षण के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। या फिर ऐसे ही जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, अलग अलग जैसे बीमारियां होती हैं, अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उनके लिए काम करते हैं, लेकिन इनके सामने कई सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो खास जो टेस्ट हैं उनमें उनको व्यवधान उत्पन्न होता है। या फिर प्रसूति जो विशेषज्ञ हैं उनके सामने कई सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं ये अधिनियम उनके सामने एक बैरियर का काम करता है। तो इस तरह के तर्क यहाँ पर दिए गए हैं डॉक्टर अशोकन के द्वारा। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ डेटा भी है। जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, यहाँ पर खास तौर पे जो लिंग परीक्षण है उसे क्या है, वैध बना दिया गया है। और ऐसे में भारत को इन देशों के मॉडल पर कहीं ना कहीं चलने के लिए विचार किया जाना चाहिए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है
लेकिन यहाँ पर स्थिति ये भी होनी चाहिए, आप कह सकते हैं कि इन देशों की स्थिति और भारत की स्थिति में आज भी अभी जमीन आसमान का अंतर है। तो एक बार इस तरह के जो भी अधिनियम है उनसे संबंधित जो कह सकते हैं कि अभी तक अनुमति नहीं है, उन अनुमतियों को दिए जाने के पीछे एक बार पूरा इस पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ही इन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा देखिए, भारतीय रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के अनुसार लिंग अनुपात में जो गिरावट है ये खास तौर पे चिंता का विषय है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उन पर मुकदमा चलाना इसका समाधान नहीं है। इनका ये कहना है कि भ्रूण का जो लिंग होता है वो लगभग 11 से लेकर 12 जो वीक्स होते हैं, जो सप्ताह होते हैं, उसी में निर्धारित किया जा सकता है। और भारत में जो केसेस देखने को मिलते हैं उन केसेस में लगभग 90% से अधिक जो गर्भपात हैं ये क्या होते हैं, ये दूसरी तिमाही में ही देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्हें पहली तिमाही में ही, यानी कि कह सकते हैं कि 12 सप्ताह से पहले 12 वीक्स जो होते हैं, 12 सप्ताह होते हैं, उनमें ही दर्ज किया जाता है। लेकिन गर्भपात से पहले जो अल्ट्रासाउंड रिकॉर्ड है ये निर्धारित करने में मदद करेगा कि जो गर्भपात है, जो लिंग है, उसका जो चयन है वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस तरह के कई सारे जो इशू हैं वो हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, विपक्ष में भी बहुत सारे आर्गुमेंट दिए गए हैं कि जो एक तरह से बात रखी गई है कि इसे वैध बनाया जाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उसके विपक्ष में जो तर्क हैं, जैसे लिंग परीक्षण को वैध बनाए जाने संबंधी जो भी प्रस्ताव हैं, ये खास तौर पे उन महिलाओं के खिलाफ लगातार जो हिंसा है उसकी संभावना को नज़रअंदाज करते हैं। यानी कहीं ना कहीं इससे महिलाओं के सामने हिंसा की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। जैसे भ्रूण अवस्था में जो लिंग निर्धारण है केवल पुरुष बच्चे की जो प्राथमिकता होती है उसके लिए की जाती है। गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार है उसके बीच प्रतिसत्तात्मक जो गठजोड़ है उसको बढ़ावा दे सकता है। कि अगर मान लिया कि महिला के जो भी महिला होगी, महिला के अगर पेट में अगर मेल है तो हो सकता है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, लेकिन अगर फीमेल है, बच्ची है, तो हो सकता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। तो इस तरह की जो संभावना है वो व्यक्त की गई है। यही नहीं, गर्भपात या पूर्ण अवधि जो गर्भावस्था है उसे बनाए रखने के विकल्प को पूरी तरह से कानून के द्वारा तय किया जाना कहीं न कहीं महिलाओं के शारीरिक और प्रजनन जो स्वायत्तता है उसके संबंधित जो भी समझौता हो सकता है उससे हो सकता है। यानी कि इस तरह की दो समस्याएं हैं कि शारीरिक और प्रजनन स्वायत्तता संबंधित जो भी समस्या है वो इसके कारण देखने को मिल सकती है। यही नहीं, इसके वैधीकरण से कहीं ना कहीं जो चिकित्सक होते हैं उनकी निदान संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो भी बढ़ सकती हैं। महिलाओं के जो परिवार हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने वाले जो भी संभावित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जो खतरे हैं वो कहीं ना कहीं इसके वैलिड होने से बढ़ सकते हैं। यदि परिवार को कानूनी रूप से लिंग निर्धारण की अनुमति दे दी जाती है तो जो पुत्र है उसका जो जन्म होगा वो पुत्र को जन्म देना अधिक आसान होगा, लेकिन वहीं अगर पुत्री होगी तो उसे जन्म देना कठिन हो जाएगा। और इसी कारण से जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि जन्म से पहले लिंग निर्धारण से कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि हो सकती है और अनिवार्य लिंग निर्धारण जैसे जो भी प्रस्ताव हैं ये महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात की ओर ले जाएंगे, ऐसी बात कही गई है। और विशेषज्ञों के अनुसार जो समस्या जो पीसीपीएनडीटी अधिनियम है इसमें नहीं है बल्कि क्रियान्वयन के स्तर पे है। और उनके अनुसार, यानी जो डॉक्टर्स हैं उनके अनुसार, अल्ट्रासाउंड जो क्लिनिक्स हैं उन्हें ठीक से सुपरविजन नहीं किया जा रहा, उन्हें रेगुलेट नहीं किया जा रहा, नियमों के तहत कहीं ना कहीं उन्हें नहीं लाया जा रहा और उसी का कहीं ना कहीं लाभ वो प्राप्त करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ ये भी कहा जा सकता है निष्कर्ष के तौर पे कि ये जो अधिनियम है ये भारत में घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए लाया गया था और इसमें प्रगति भी देखने को मिली है, इसके लाभ भी प्राप्त हुए हैं। भारत में जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर अब ये 2022-23 में 933 हो गया है और अब ये लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं, लेकिन जो आदर्श लिंगानुपात है प्रति
1000 लड़कों पे लगभग 960 या 970 जो लड़कियां होना चाहिए, उस लक्ष्य से भारत अभी काफ़ी दूर है। तो इस तरह की बातें इस आर्टिकल में की गई हैं, जिसके ऊपर हमने डिटेल से चर्चा की। अगला आर्टिकल है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियां, रोजगार और असमानता बड़ा ही चर्चा में रहा था, क्योंकि विगत भारत में 2 दशकों के दौरान भारत में तकनीकी जो परिवर्तन है, और खास तौर पे देखें तकनीकों में भी जो परिवर्तन है, उसने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में जो उच्च कुशल जो श्रम है, हाई स्किल्ड जो लेबर्स हैं, उनकी जो मांगे हैं, उससे कहीं ना कहीं उस डिमांड को बढ़ा दिया है। और जबकि कम अकुशल जो श्रम है, उसके लिए रोजगार के जो अवसर है वो भी कम हुए हैं। तो इस कारण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यही नहीं, इस अवधि में जो भी अर्थव्यवस्था है, उसमें महत्वपूर्ण जो पूंजी गहनता है, जो कैपिटल कह सकते हैं कि समरी है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। और संरचनात्मक बदलाव ने कौशल जो उन्नयन है, उसको कहीं ना कहीं अब बढ़ा दिया है, जिससे मध्यम कुशल जो श्रम है, उसको रोजगार में उसके लिए जो भी अवसर है, उसमें वृद्धि देखने को मिली है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, ये चर्चा में रहा है। हालांकि जो कौशल उन्नयन है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो कुल रोजगार की धीमी वृद्धि के साथ देखने को मिल रही है। और इस अवधि के दौरान विकसित देशों के साथ साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें भी रोजगार के कौशल संरचना में जो परिवर्तन हो सकता है, उसका नेचर देखने को मिला है। तो इसी कारण से ये जो आर्टिकल है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका जो इस्तेमाल है, वो रोजगार में कहीं ना कहीं रोजगार क्षेत्र में उसका जो प्रभाव है, उससे संबंधित जो बातें हैं, वो यहाँ पर इस आर्टिकल में दर्शाई गई हैं। जैसे देखिए, विकसित एवं विकासशील देशों में तकनीकी उन्नयन और रोजगार और असमानता के संदर्भ में क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए, विकासशील जो भी देश हैं, उनका जो तकनीक है, तकनीक का जो उत्पादन है, वो नहीं करते, बल्कि वो उन्हें विकसित देशों से आयात करते हैं। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अंतर है विकासशील देश और विकसित देशों में। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जब विकासशील देश तकनीक का उत्पादन नहीं करते, बल्कि सीधे ये क्या करते हैं कि विकसित देशों से इन्हें इंपोर्ट करते हैं, ऐसे में जो भी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं में भी तकनीकी जो परिवर्तन है, सृजित जो रोजगार है और जो असमानता संबंधित जो भी कंसर्न्स है, वो देखने को मिलती हैं। और फिर अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले जो भी परिवर्तन है, ये उनके समान ही दिखते हैं। स्वचालन के स्तर पे कुछ बातें कही गई हैं। जैसे तकनीकी उन्नयन के कारण स्वचालन तेजी से बढ़ा है। जिन कार्यों को पहले श्रमिकों के द्वारा किया जाता था, आज मशीनें जो है वो कर रही हैं। रोबोट, कंप्यूटर नियंत्रित जो मशीनें हैं, वो खास तौर पे विनिर्माण में उत्पादन और शिल्प श्रमिकों की जगह ले चुकी हैं। और वहीं कंप्यूटर प्रोग्राम और जो भी एआई है, अकाउंटिंग है, लिपिक, सचिवालय जो भी सचिवी जो कार्य है, या लॉजिस्टिक सेवा है, ये खास तौर पे ऐसे स्थानों पर जो भी श्रमिक थे, कहीं ना कहीं उन्हें रिप्लेस कर चुके हैं। तो इस प्रकार जो भी नई प्रौद्योगिकी है, उसने उन क्षेत्रों और उद्योगों में रोजगार को कहीं ना कहीं कम किया है, और नियमित जो रोजगार है वो गहन थे। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा देखिए, तकनीकों का जो कौशल पूरक होना कहा जा रहा है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो भी तकनीकें हैं वो कौशल पूरक होनी चाहिए। वर्तमान में जैसे नई तकनीकें अत्यधिक कौशल पूरक साबित हुई हैं, जो कि पहले उतना नहीं थी, जिनमें समस्या समाधान कौशल, जटिल जो संचार कौशल है, अब ये सारे जो तरीके हैं, इनको ऐड कर दिया गया है कि जो भी आपका प्रॉब्लम था, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्तर पे जो भी स्किल हो सकता है, जो जटिल संचार कौशल है, उसे अब जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से जो नई तकनीकें हैं, वो कहीं ना कहीं अमूर्त हैं, रचनात्मक है, समस्या समाधान और समन्वय कार्यों में संलग्न जो उच्च शिक्षित श्रमिक हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक व्यापक रोजगार प्रदान कर रही हैं। और इसे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के स्तर पे पेशेवर और तकनीकी जो भी व्यवसाय हैं, उनमें उच्च कुशल श्रमिक के रोजगार में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। कम प्रभावित क्षेत्र भी हैं, जिनके बारे में कहा गया कि जो भी नई प्रौद्योगिकी है, इसका परिवहन, निर्माण, खनन जैसे निम्न कौशल और वेतन वाली जो नौकरियां हैं, उन पर कम प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, लेकिन वहां भी कुछ न कुछ पड़ा है। लेकिन इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाओं में कम कौशल वाले जो भी श्रमिक हैं, उनके लिए जो तकनीकी परिवर्तन है, वो
कम प्रासंगिक है, जबकि उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिला है। लेकिन जहां पर कम कौशल की बात हो रही है वहां पर इस तरह की नई प्रौद्योगिकी का जो प्रभाव है वो कम है। खासतौर पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसका प्रभाव कम है। इसके अलावा उच्च कौशल की जो मांग है उसमें वृद्धि हुई है, श्रम भागीदारी में लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो इस तरह की कई सारी जो बातें हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। यही नहीं, आय के संदर्भ में भी कहा गया कि आय असमानता में भी वृद्धि हुई है। तो ये सामान्य सी बात है कि जिस क्षेत्र में स्किल्ड होंगे तो उन्हें अधिक कह सकते हैं कि रोजगार का व्यापक अवसर मिलेगा, उसके लिए उन्हें प्रॉपर कह सकते हैं उनका जो भी पारिश्रमिक होगा वो अधिक होगा, और इस कारण से जो असमानता है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये कहा गया कि 1980 के बाद की अवधि के दौरान देखें तो सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आय असमानता में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। आय असमानता की जो वृद्धि है ये अमेरिका, यूके जैसे जो देश हैं उनमें यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अधिक है, क्योंकि वो डेवलप्ड है। तो इस कारण से ये स्थिति है। अब इसमें भारत की जो स्थिति है उसके बारे में अगर हम बात करें तो अधिकांश विकासशील देशों की तरफ भारत भी विकसित देशों से प्रौद्योगिकी का जो आयात है वो करता है, और वर्तमान में भी ये स्थिति बनी हुई है। प्रौद्योगिकी आयात पर इस निर्भरता के कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें जो तकनीकी परिवर्तन है उस परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ निम्नलिखित बातें शामिल हैं। जैसे प्रौद्योगिकी जो परिवर्तन है इसमें उन्नत देशों में विकसित तथा वर्तमान में जो भी उपलब्ध टेक्नोलॉजी है उसको शामिल करते हुए कहीं ना कहीं जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनका आयात देखने को मिलता है, और ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के खुलेपन से काफ़ी सरल भी हो चुका है। यही नहीं, इसमें ये कहा गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें श्रम आपूर्ति की जो स्थिति है वो तकनीकी परिवर्तन की विशेषता को निर्धारित करने में भी पूरी भूमिका निभाती है। तो इस तरह की बात कही गई है। यही नहीं, डेवलप्ड जो कंट्री हैं उनसे आयातित जो भी टेक्नोलॉजी है वो अनिवार्य रूप से कौशल पक्षपाती यानी कि वो स्किल्ड बायस्ड होती हैं, ये बात कही गई है। और इसीलिए भारत में जो भी तकनीकी परिवर्तन है उस परिवर्तन भी जो खासतौर पे अनिवार्य रूप से कौशल का कहीं ना कहीं पक्षपाती होता है, यानी वो स्किल बायस्ड होता है, ये देखने को मिलता है। भारत में देखें तो अकुशल और कम कुशल जो श्रम है इसकी प्रचुर जो आपूर्ति है वो देखने को मिलती है, और इस कारण से ये समस्या और गंभीर हो जाती है। प्रौद्योगिकी आयात की जो मांग है ये भारत की अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि का जो पैटर्न है उस पर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए तेजी से बढ़ते हुए जो उद्योग हैं, जो क्षेत्र हैं, वो कहीं ना कहीं तीव्र तकनीकी परिवर्तन का अनुभव करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तकनीकी जो उन्नयन है इससे रोजगार पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जैसे रोजगार की कौशल संरचना में लगातार परिवर्तन होता है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें रोजगार की कौशल संरचना में जो परिवर्तन का पैटर्न है वो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से काफ़ी अलग है। एक और जहाँ भारत में देखें तो निम्न कौशल रोजगार में कमी आई है, वहीं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ये काफी तेजी से बढ़ा है। तो ये अंतर आप देख सकते हैं। यही नहीं, भारत में मध्यम कुशल रोजगार में वृद्धि है, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निरपेक्ष रूप से ये कमी दर्ज की गई है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा तकनीकी परिवर्तन और आय असमानता में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे भारत में 90 के दशक की शुरुआत से आय असमानता में वृद्धि हुई, और ये जो वृद्धि है वर्ष 2000 से लेकर 2018 के बीच में काफी तेजी से बढ़ी है। जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी है उनमें तकनीकी परिवर्तन ने दो प्रकार से आय असमानता को बढ़ाया, जिसमें नौकरी में कौशल उन्नयन और लैंगिक विभेद शामिल है। इसी रूप में देखें तो भारत में भी इसी प्रकार के जो प्रभाव हैं वो देखने को मिले हैं। इसके अलावा देखेंगे तो जो भी टेक्नोलॉजी है और जो श्रम आय है उसमें भी असमानता देखने को मिलती है, और श्रम और पूंजी पर भी प्रभाव इसका देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे तकनीकी परिवर्तन के कारण जो समग्र इकोनॉमी होती है उसमें श्रम की जो हिस्सेदारी है उसमें गिरावट है, जबकि पूंजी की जो हिस्सेदारी है उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिली है। और इसी के संदर्भ में बहुत सारे जो डेटा है वो यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ आंकड़े हैं, उनके अनुसार भारत में जो वर्क फोर्स है, जो कार्यबल है, उसका एक बड़ा जो हिस्सा होता है वो स्वरोजगार में कहीं ना कहीं संलग्न है। और ऐसे में ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसके दौरान जो
टोटल इकोनॉमी है उसके संदर्भ में जो श्रम की हिस्सेदारी है उसमें थोड़ी बहुत कह सकते हैं गिरावट दर्ज की गई है, जिसका इम्पैक्ट है कि मुख्य रूप से जो कृषि सेक्टर है, जो माइनिंग है, जो विनिर्माण या निर्माण क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर इसका असर देखने को मिला है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देख लिया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आर्टिकल और है, ये कहाँ से जुड़ता है, ये पूर्वोत्तर भारत से जुड़ता है। पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके लिए जो आर्थिक रोड मैप है उसी से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है। इससे जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण बात है उस पर अगर हम बात करें तो भारत का जो उत्तर पूर्वी ये पूरा क्षेत्र है, इसमें अनुकूल जो भूमि मानव और जो अनुपात है, जो संसाधन संपदा है और वृद्धि और विकास की जो उच्च क्षमता है, उसके बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो लोगों का जो आय है, खास तौर पे पर कैपिटा जो इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है, वो देश के अन्य क्षेत्रों से काफ़ी कम देखने को मिलती है। और इसके कारण में देखें तो जो भौगोलिक इसकी अवस्थिति है, ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसका जो अवस्थिति है, जो लोकेशन है, जो आबादी का विभाजन है, जो पॉपुलेशन की अवस्थिति है वो है। और इसके साथ ही खास तौर पे ये कहीं ना कहीं पोलराइजेशन से प्रभावित ये क्षेत्र है। इस कारण से यहाँ पर लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है। और ऐसे में उत्तर पूर्व के लिए कई सारे जो आर्थिक रोड मैप हैं वो तैयार किए गए और इनकी आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया, जिससे इन राज्यों का खास तौर पे जो मुख्य भूमि है, जो मेनलैंड है, उनमें बड़े स्तर पे विकास किए जाए, उनको देश के अन्य क्षेत्रों की तरह कहीं ना कहीं विकसित किया जाए, ये बात कही गई है। इसमें देखिए एक बात ये भी पूछी जा सकती है, जैसे प्रश्न के तौर पे पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़ेपन के कारण कौन से हैं। तो ये कारण है कुछ, जैसे प्रचुर जो संसाधन है, जो विकास है, उसका यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से ही इस क्षेत्र में जो विकास है उसका कोई खास रोड मैप या एकीकृत जो रणनीति होती है वो इस क्षेत्र के लिए नहीं बढ़ी, जिसके कारण से देखें तो ऐतिहासिक पिछड़ापन इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए जो कनेक्टिविटी है ये एक महत्वपूर्ण कारण है। एक तरह से बाकी जो पूरा भारत का मेनलैंड है उससे ये कटा हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी की जो कमी है ये इसके पिछड़ेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं जो नेबरहुड कंट्रीज हैं, खासतौर पे उनके साथ जो संबंध है वो हमेशा तनाव में बने रहते हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों से जो हमारी पड़ोसी जो क्षेत्र हैं, खासतौर पे तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, वहाँ से जो हमारे राजनीतिक अस्थिरता है, जो अलग अलग स्तरों पे जो संघर्ष है वो देखने को मिलता है। और इस कारण से जो यहाँ पर विकास होना चाहिए वो जो डेवलपमेंट है उस स्तर पे नहीं हो पाया है। यही नहीं, जो निर्याती संघर्ष की स्थिति है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। किसके लिए? पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़ेपन के लिए, क्योंकि पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है ये अधिकांश राज्य जो है अपने नागरिकों के बीच में किसी न किसी प्रकार के संघर्ष का क्या है सामना कर रहे हैं। और इस प्रकार संघर्ष भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं इनके सामने एक बैरियर का काम करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा देखिए पूर्वोत्तर के लिए जो आर्थिक रोड मैप की बात कही जा रही है वो कैसे तय किया जा रहा है। इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या है कि अवसंरचनात्मक जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसकी जो महत्ता है उसे यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर जो कनेक्टिविटी की समस्या थी उसे और बेहतर किया जा रहा है। स्थानीय जो इनपुट है उसके साथ ही मूल्य एवं कम मात्रा का जो उत्पादन की समस्या थी इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और पर्यटन उद्योग को खास तौर पे यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे अगर हम अवसंरचना के स्तर पे देखें तो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है यहाँ पर खास तौर पे यहाँ की जो भौतिक जो अवसंरचना है, इसकी भौगोलिक जो अवस्थिति है, इसे कहीं ना कहीं दुर्गम बनाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब रेल कह सकते हैं, रोड्स कह सकते हैं, इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है उसे पहले से विकसित किया जा रहा है। खास तौर पे पर्वतीय, पहाड़ी, दुर्गम जो इलाके हैं, यहाँ पर जो विशाल नदियाँ हैं वो खास तौर पे यहाँ पर इस प्रकार की अवसंरचना के विकास में कहीं ना कहीं एक तरह से बाधा बनती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो उचित भौगोलिक अवस्थिति हो सकती है उनको देखते हुए और वित्तीय क्षमताओं से कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विकास करने पर जोर
दिया जा रहा है और ऐसे में कम आबादी वाले जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है, यहाँ पर बुनियादी जो ढांचा परियोजनाएं हैं उनको खास तौर पे प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा देखिए, अगर कनेक्टिविटी के स्तर पे देखें तो ये एक बड़ा ही अहम मुद्दा है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन के स्तर पे बात कही जा रही है, आर्थिक विकास के लिए पूर्वोत्तर को न केवल देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बल्कि विदेशों की तुलना में भी अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत महसूस की गई है। और इसीलिए जो कनेक्टिविटी की कमी थी और इस कमी से जो परिवहन लागत था, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होता था, वो क्या होता था, वो काफ़ी अधिक हो जाता था। परिवहन लागत बढ़ जाती थी, बाहर से लाए गए जो भी सामान हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती थी और स्थानीय रूप से जो भी उत्पादित और बाहर बेचे जाने वाले जो सामान हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती थी। और ऐसे में इस क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी, जिस पर खास तौर पे जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, स्थानीय जो इनपुट है उसके साथ उच्च मूल्य और कम मात्रा में जो उत्पादन है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और पॉइंट है, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे बढ़ावा दिए जाने पर बात किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखें पूरे दुनिया में जो पर्यटन उद्योग है, ये जो उद्योग है कहीं ना कहीं वैश्विक जो सकल जो घरेलू उत्पाद है, जीडीपी जो है वैश्विक स्तर पे ग्लोबल लेवल पे, उसमें लगभग 10.4% का योगदान देता है। और ये जो पूर्वोत्तर पूरा क्षेत्र है कहीं ना कहीं देखें तो बड़ा ही यूनिक है। यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो टूरिज्म के अनुकूल हैं। इस कारण से इस क्षेत्र को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं, जिस पर हम खास तौर पे देख सकते हैं। इससे जुड़े हुए वो बहुत सारे आंकड़े हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, राजकोषीय शासन में सुधार किया जा रहा है। जल विद्युत का जो दोहन है वो करने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं ये अपनी पहाड़ी स्थलाकृति और जो बारहमासी नदियां हैं उनके साथ देश में सबसे बड़ी जो जल विद्युत क्षमता है लगभग 40% वो ये अपने पास रखता है। और इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं भारत का जो भविष्य है उसका बिजली घर कहा जाता है। तो इस कारण से इस तरह की जो भी परिस्थितियाँ हैं वो विकसित की जा रही हैं, ताकि यहाँ पर जो भी एक तरह से ये क्षेत्र कट गया था इसका विकास किया जा सके। इसके अलावा देखिए, अगर महत्वपूर्ण कंक्लूजन की हम बात करते हैं तो देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो विकास है ये देश के समग्र विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो भौगोलिक अवस्थिति है, यहाँ के राज्यों की जो आंतरिक समस्याएं हैं, पड़ोसी देशों से जो सीमाएं साझा करने जैसे मुद्दे हैं, इनके कारण यहाँ का जो विकास है वो कहीं ना कहीं अभी तक बाधित रहा है। और ऐसे में एक बेहतर आर्थिक रोड मैप ही इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा, तभी ये जो विजन है ये सफल हो पाएगा। तो ये आर्टिकल हमने देख लिया। एक और आर्टिकल है, इसे भी हम देखते हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था मापन संबंधी जो मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, उनकी अगर हम बात करें तो भारत में अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक जो गतिशीलता है, इसका जो कहें जो आकार है वो एक खास आकार देने के लिए आजीविका प्रदान करने और समग्र जो भारत का आर्थिक विकास है उसमें योगदान देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी कारण से ये जो आर्टिकल है वो प्रकाशित हुआ है। अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है वो प्राय अपनी अपंजीकृत, अनरजिस्टर्ड, अनियमित और अनिर्दिष्ट जो प्रकृति है उसके कारण पारंपरिक जो सांख्यिकी ढांचे हैं उसके भीतर कहीं ना कहीं जो माप है, जो विश्लेषण है, उसकी अद्वितीय जो चुनौतियां हैं उनसे जूझ रही है। और इसी संदर्भ में कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं। यहाँ पर अगर अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है, ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है वो इसे कैसे देखता है। तो आईएलओ के अनुसार अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है उससे मीनिंग क्या है, तो श्रमिकों और आर्थिक इकाइयों के द्वारा की जाने वाली सभी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो इसी से हैं, जो कहीं ना कहीं कानूनी या फिर व्यवहार में औपचारिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये बात कही गई है। यह मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जो हाई कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जो उच्च बेरोजगारी है, अल्प जो रोजगार है, जो पुअर्टी है, लैंगिक जो असमानता है, अनिश्चित जो कार्य है, उनके संदर्भ में कहीं ना कहीं ये विकसित होती हैं, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। यही नहीं, ये कहा जा रहा है कि अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं
इनमें आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनका एक अपना व्यापक दायरा होता है, वो विस्तृत होता है। जो औपचारिक विनियमन और जो भी संस्थागत ढांचे होते हैं उनके बाहर से वो कहीं ना कहीं उस दायरे के बाहर से वो संचालित होता है। इसमें अनौपचारिक जो रोजगार है, अपंजीकृत जो व्यवसाय हैं, अघोषित जो कार्य हैं, विभिन्न जो लेन देन है, आपसी जो क्रियाएं हैं और सरकारी निगरानी और कराधान से परे वो कहीं ना कहीं रेगुलेट होती हैं, वो स्वतः ही चालित हैं। इसके अलावा देखिए अनौपचारिक क्षेत्र में प्राय औपचारिकता के साथ साथ देखें तो यहाँ पर जो गतिशीलता है वो प्रभावित होता है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं और जो भी अनौपचारिक क्षेत्र हैं इनमें विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडिंग है, लघु स्तरीय जो विनिर्माण है, कृषि और सेवाएं हैं, इनको कहीं ना कहीं शामिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी ढांचे में जो अर्थव्यवस्था है उसके संगठित क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मोटे तौर पे जो कारखाना अधिनियम है या कंपनी जो अधिनियम है, इनके तहत जो पंजीकृत खनन विनिर्माण और अधिनियम है और उद्यम जो गतिविधियां हैं उन्हें यहाँ पर शामिल किया गया है। और संगठित क्षेत्र से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनकी जानकारी या जो डेटा है वो नियमित रूप से उनकी वार्षिक जो भी रिपोर्ट होती हैं, जो बजट दस्तावेज होते हैं, उनसे उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसके अलावा देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो है राष्ट्रीय लेखा प्रणाली फ्रेमवर्क। देखिए यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का उदय है वो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जो लेखा प्रणाली है, जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है, SNA है, इसको पहली बार वर्ष 1953 में पेश किया गया था और 1968 में इसे क्या किया गया, संशोधित किया गया। हालांकि जो औपचारिक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार प्रदान करने का एक बड़ा हिस्सा उत्पन्न होने के बावजूद भी 1990 में 1990 तक इसमें अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में कोई खास उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन वर्ष 1993 में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कल्याणकारी प्रभावों का पर विचार करते हुए जो भी अनौपचारिक क्षेत्र हैं उनको इस ढांचे में घरेलू क्षेत्र के एक उप क्षेत्र के रूप में शामिल कर लिया गया। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय रेखा जो प्रणाली ढांचा है इसके भीतर अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है उसको आर्थिक गतिविधियों की एक विविध श्रेणी के रूप में क्या किया गया है, समझा जा सकता है। और अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है ये प्राय ऐसे वातावरण में पनपती है जहां औपचारिक जो रोजगार हैं उसके जो अवसर हैं वो कह सकते हैं लिमिट होते हैं, लिमिटेशन के स्तर पे होते हैं, सीमित होते हैं। और विनियामक जो बाधाएं हैं ये व्यक्तियों एवं व्यवसायों के लिए कहीं ना कहीं औपचारिक क्षेत्र के भीतर काम करना चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। ये भी कहा गया कि वर्ष 2008 में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली ने अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक पहलू शीर्षक से अलग एक अध्याय शामिल करके अनौपचारिक क्षेत्र के महत्व को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया था, जिसमें न केवल अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा दी गई बल्कि राष्ट्रीय लेखा ढांचे में अनौपचारिक क्षेत्र के उपचार पर भी यानी कि उसमें सुधार पर भी खास तौर पर उल्लेख किया गया। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई अगर चुनौतियों की बात करें कि अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। गरीबी और ऋणग्रस्तता, उच्च जो असमानता है, न्यूनतम मजदूरी में अनियमितताएं हैं, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, लैंगिक पूर्वाग्रह, ये कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो किसके सामने है, अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में ये विद्यमान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक दो चीजें और हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई हैं। जैसे अगर देखेंगे, अगर हम बात करें कि अनौपचारिक क्षेत्र में मापन संबंधी जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है कि ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो कुल अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र के योगदान का जो अनुमान है वो लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये उत्पादन व्यापक चक्रों और सामान्य जो मूल्य स्तर हैं उन पर उनके प्रभाव को समझने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि भारत में अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है उसके सकल मूल्यवर्धन जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है उसको सटीक रूप से उसके मापने में काम करते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती है। जैसे कार्यों की जो विविधता है, विश्वसनीय जो आंकड़ा है उसकी कमी देखने को मिलती है, अनौपचारिक जो इकाइयां हैं उनको पहचानने में समस्याएं होती हैं, एकीकृत जो पद्धति है उसका अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए तो इससे जुड़ी हुई जो उत्पादन सीमा है उसके तहत जो भी असंगठित या अनौपचारिक जो इकाइयां हैं उनकी पहचान करना भी एक समस्या है।
यही नहीं है, ग्रॉस वैल्यू जो एडिशन है इसका सटीक जो अनुमान है ये लगाना सबसे कठिन हो जाता है। इसके अलावा विश्वसनीय जो डेटा अभाव है, कार्यों की जो विविधता है, ये सारी जो समस्या है वो इसके सामने देखने को मिलती है और इस कारण से ये जो समस्या है ये हमारे लिए और भी जटिल हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर जीबीए का जो सटीक अनुमान है ये कैसे हमारे लिए समस्या उत्पन्न करता है, तो देखिए अनौपचारिक क्षेत्र में जो जीबीए है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका अनुमान लगाना भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो असंरचित स्तर पे है और औपचारिक जो तंत्र होते हैं उनका अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि औपचारिक क्षेत्र में जो भी जीबीए है इसका जो अनुमान है वो लगाने का एक सामान्य तरीका हो सकता है श्रम इनपुट विधि के माध्यम से, कि आखिर वहां पर कितना लेबर इनपुट हो रहा है और इस विधि में आउटपुट का जो अनुमान है वो पर जो कर्मचारी है, जो वहां पर एम्प्लॉय है, उसके आउटपुट और वहां पर जो भी नियोजित श्रमिक हैं उनकी संख्या के उत्पाद के रूप में इसे आकलित किया जा सकता है। हालांकि ये जो विधि है ये अलग अलग उत्पादक के स्तर पे अलग अलग हो सकती है, इस कारण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्वसनीय जो डेटा है इनका अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि आंकड़ों से संबंधित जो भी डेटा होना चाहिए एक्चुअल में वो प्राप्त नहीं हो पाता है। इस कारण से इस क्षेत्र को लेकर जो भी सटीक मापन होना चाहिए उसमें कठिनाई देखने को मिलती है। कार्यों के स्तर पे बड़ा ही डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। असंगठित और अनौपचारिक जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कार्य करने के अनेक स्तर पे विविधताएं हैं। इसके अंतर्गत जो सड़क पे ठेला लगा रहे हैं उनसे लेकर मोटर बाइक के द्वारा लोगों को सामान परिवहन की बात करें, कपड़े, जूते या फिर इस तरह के मोटर स्कूटर की जो आवश्यकता है वो उससे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, ऐसे कार्यों में व्यक्तिगत स्तर पे देखें अलग अलग तो बड़ा ही विविधता देखने को मिलती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं, इन्हें देखा जा सकता है। और ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो भी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है इसके संदर्भ में कई सारी जो समस्याएं हैं वो विकासशील देशों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं, जहां अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से उत्पादन और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती हैं। भारत जैसी जो अर्थव्यवस्था है उसमें अनौपचारिक क्षेत्र की जो भी मोबिलिटी है, गतिशीलता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के औपचारीकरण को मापने के लिए एक नई उभरती गतिविधि को आधिकारिक आंकड़ों में शामिल करना सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है हमारे देश के लिए, और तभी अपने देश में इस तरह के जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ आर्टिकल्स थे जो ईपीडब्ल्यू में प्रकाशित हुए थे, तो उन पर हमने संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला, उससे जुड़े हुए जो भी मुद्दे थे उन पर भी बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इस सीरीज के अगले एपिसोड में एक नए मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर चर्चा हम करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।